Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 अप्रैल 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट के भी न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि वीडियो का अंत बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कि जो भी आपने इस वीडियो से पढ़ा है उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है और वहाँ पर जाके फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो गाइस, देखो वीडियो ना अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कल शाम को बहुत कोशिश करी मैंने वीडियो को अपलोड करने की, वो वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पर मुझे दूसरे वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी बातचीत चल रही है यूट्यूब वालों से, तो जो भी यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा बहुत जल्दी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अभी जैसे तैसे यहाँ पर जो है वीडियो अपलोड हो ही जा रही है, जैसे तैसे यहाँ पर टाइम लगाकर हो रहा है काम। तो अभी आप लोग थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना। ऐसे ही सुबह द हिंदू के वीडियो में भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले चल रहा है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आप मैनेज कर लो। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमोघ 3 मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो मिसाइल है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमोघ 3 क्या है। तो हाल ही में जो भारत डायनामिक्स हैं, इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर इस मिसाइल की जो फायर टेस्ट है वो कर ली है और ये 3rd जनरेशन का मिसाइल है। और ध्यान रखना, ये बेसिकली एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। अब मैन पोर्टेबल ये सिस्टम कौन सा होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पूरे सिस्टम को कैरी कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये व्यक्ति यहाँ पर इसको लेकर चल सकते हैं और दुश्मन का जो टैंक है उसको इस वाले मिसाइल सिस्टम से उड़ाया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का कौन सा मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको नाम दिया गया है अमोघ 3। ठीक है। अब ये जो अमोघ 3 है, ये इसकी खास बात यह है कि एक इंडिजीनियस मिसाइल है, यानी कि हमने इसको खुद से बनाया है और इसको एक प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है, जिस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल को बनाया गया। खास बात यहाँ पर यह है कि इस मिसाइल के अंदर में जो भी आप फायरिंग करते हो, फायर करने के बाद में भूल जाना है, कोई भी यहाँ पर आपको बाकी उसमें सेट करने की आवश्यकता नहीं है, जाकर वो अपने टारगेट पर हिट कर लेगा। और 200 से लेकर 2,500 मीटर तक की इसकी रेंज है, यानी कि अगर आपका टारगेट 200 मीटर से लेकर 2,500 मीटर तक की दूरी पर स्थित है तो आप उस टारगेट को भी आराम से इस मिसाइल के माध्यम से हिट कर सकते हो। तो एक छोटा सा टॉपिक था और कुछ खास चीज़ें यहाँ पर नहीं है, बट छोटी बॉडी पॉइंट जो है वो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कि अमोघ 3 क्या है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है कैल्टोरेस ब्रोमोस सेडसेवी के बारे में। अब ये क्या है, ये एक बटरफ्लाई की स्पीशी है। नई प्रकार की यहाँ पर ये प्रजाति पाई गई है बटरफ्लाई की। कहाँ पे पाई गई है, केरला में। तो थोड़ा बहुत बस खाली स्पीशी का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे आर्टिकल भी हैं और जिनको मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से उसको हैंडल कर सको। तो हुआ क्या है कि हाल ही में केरला में, और केरला में खासकर जो लेक है वेम्बनाड लेक, ये काफ़ी बार चर्चा में रहती है। इस लेक से यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई की प्रजाति है इसको डिस्कवर किया गया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्टोरेस ब्रोमोस सेडेसेव। आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये हाल ही में न्यूज़ में था। तो ध्यान रखना, ये बेसिकली एक बटरफ्लाई की स्पीशी है जो कि वेस्टर्न घाट से पाई गई है, क्योंकि केरला वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ही आता है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको केरला के वेम्बनाड लेक के बारे में ध्यान रखना है। इस झील के बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये झील लगभग कह सकते हो दूसरी तीसरी बार चर्चा में आई है। तो केरला के अंदर में जो वेम्बनाड झील है, ये सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिलेगी और इंडिया की एक लॉन्गेस्ट लेक देखने को मिल जाएगी, सबसे लंबी झील देखने को मिल जाएगी भारत की। उसके बाद में बोला यह जाता है कि इस झील में ये पानी कहाँ से इकट्ठा हुआ है। तो 4 मेन नदियाँ हैं जो कि इस पूरे झील का स्रोत हैं, यानी कि सोर्स हैं। और वो 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो है मिनाकिल, उसके बाद में यहाँ पर है एकनकोविल, फिर उसके बाद में पंपा, देन उसके बाद में मैनीमाला।
तो ये 4 नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। इन 4 नदियों को हम लोग बोलते हैं ये एक मेन सोर्स है इस वेम्बनाड लेक का, यानी ये झील के अंदर में जो पानी इकट्ठा हो रहा है इन 4 नदियों के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद ये झील एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है। इस झील में क्या होता है ना, स्नेक बोट रेस करवाई जाती है हर साल अगस्त के महीने में। तो अभी जो अगस्त का महीना आएगा तो इस झील में एक स्नेक बोट रेस होगी। इसको हम लोग यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये झील इंपॉर्टेंट है। 2002 में इस झील को एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंदर में यहाँ पर इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर कह सकते हो मान्यता जो है प्राप्त है। उसके बाद में हमारी सरकार ने वेम्बनाड लेक को नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में भी कवर कर रखा है। उसके बाद ये जो लेक आपको दिखाई देगी, इस लेक के पास में, इस लेक के ईस्टर्न साइड में एक और सेंचुरी स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। तो कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बर्ड्स की जो प्रजातियाँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। वो इस झील के ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन पर लोकेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में माउंट किलिमंजारो चर्चा में है। तो माउंट किलिमंजारो क्यों है चर्चा में, और डिस्कस करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने अंजलि शर्मा को बधाइयाँ दी हैं। अंजलि शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, तो इनको बधाइयाँ क्यों दी हैं, क्योंकि ये पहुंच गई अफ्रीका, और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो ये पूरा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, इस माउंट किलिमंजारो को यहाँ पर ये चढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो कहोगे ये माउंट किलिमंजारो को तो काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं, तो इसमें नई चीज़ क्या, क्योंकि बहुत लोग चढ़ चुके हैं, आमतौर पर कॉमन पीपल भी चढ़ लेते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने लुआंकरी पहन के चढ़ी थी। ठीक है, अभी लुआंकरी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा मुझे शायद पता नहीं है, बट यहाँ पर लुआंकरी जो है लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर इसको देखते हैं, ऐसी ड्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ। ये इस प्रकार की जो ड्रेस है इसको पहन के चढ़ी थी। कोई रियल फोटो वगैरह है? हाँ बिल्कुल है, ये आपको अंजलि शर्मा दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये कहाँ पे पहुँच चुके हैं, माउंट किलिमंजारो पर, माउंट किलिमंजारो जस्ट ऊपर। ठीक है, उसकी ऊंची चोटी पर ये पहुंच चुकी हैं इस प्रकार की ड्रेसिंग के साथ में। तो इनको अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। सवाल यह है कि माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर, तो अभी कहोगे अभी मैंने बोला था अफ्रीका में, तो अफ्रीका में बहुत सारे देश आते हैं, कौन से देश में है, तो वो तंजानिया में है। अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, तंजानिया के जस्ट ऊपर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये जो मैं सर्किल बना रहा हूँ यहीं पर है किलिमंजारो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब माउंट किलिमंजारो के बारे में और भी छोटी मोटी बातें उसको कवर कर लेते हैं। माउंट किलिमंजारो पूरे अफ्रीका का एक सबसे ऊंचा पर्वत देखने को मिलेगा, और दुनिया का यहाँ पर एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन देखने को मिलेगा। फ्री स्टैंडिंग मतलब इसके आसपास कोई दूसरे पहाड़ का सपोर्ट नहीं है, इकलौता यहाँ पर अकेला सा ये जो पहाड़ है वो खड़ा हुआ है ना। उसके बाद में ध्यान में रखना, इस पूरे पहाड़ पे 3 इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स हैं। ठीक है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट पीक चोटियां देखने को मिलेंगी, अलग अलग नाम दिए गए हैं, कीबो, माविंजी और शिरा, ये 3 अलग अलग नाम हैं। और इन तीनों में से जो कीबो वाली यानी कि पहली वाली है, ये सबसे ऊंची चोटी देखने को मिल जाती है, सबसे ऊंचा वॉल्केनिक फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि ज्वालामुखी है बेसिकली ये। और इस ज्वालामुखी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कीबो वाला जो ज्वालामुखी है ना, ये डोरमेंट वाले कैटेगरी का है, और बाकी जो दूसरे हमारे माविंजी और शीरा हैं ये दोनों एक्सटिंक्ट कैटेगरी के वॉल्केनो हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो आपको पता होना चाहिए ये 3 प्रकार देखने को मिल जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो ज्वालामुखी होते हैं जिनका जो चैम्बर होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब जिसका मैग्मा चैम्बर भरा हुआ होता है और वो बार बार अक्सर जो है वो ज्वालामुखी फटता रहता है। और डोरमेंट वॉल्केनो वो होते हैं जिनका मैग्मा चैम्बर धीरे धीरे भर रहा होता है और बहुत मुश्किल से यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जिनका पूरा मैग्मा चैम्बर खाली पड़ा होता है, कोई लावा आपको नहीं देखने को मिलेगा और ये कभी नहीं फटते, पूरी तरह से ख़त्म से आपको ये वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये जो कीबो है, कीबो वाला जो वॉल्केनिक फॉर्मेशन है ये डोरमेंट वॉल्केनो है, और बाकी जो 2 हैं मावंजी और शीरा, ये दोनों एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। और ये तीनों चोटियाँ कहाँ पर है, तीनों चोटियाँ बेसिकली इसी माउंट किलिमंजारो पर है, जिसके ऊपर अभी अंजलि शर्मा चढ़कर आई हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये जो माउंटेन है इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर किलिमंजारो नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसको अभी यहाँ पर नेम दिया गया है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी कवर किया गया था 1987 में। ठीक है, अब वॉल्केनो की बात हो रही है तो वॉल्केनो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वॉल्केनो क्या होता है, और वॉल्केनो के 3 प्रकार, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इन तीनों को ही हम लोगों ने पिक्चर में देख लिया है कि किस प्रकार से इन तीनों को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, अगले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है एरेविकुलम नेशनल पार्क के बारे में।
तो एरोविकुलम नेशनल पार्क भी एक इंपॉर्टेंट पार्क बन चुका है। ये द हिंदू में कई बार कवर हो चुका है। हमने इस वाले वीडियो में भी लगातार 2 बार कवर कर लिए, एक बार फरवरी में कवर किया था, एक बार जनवरी में कवर किया था, अब ये अप्रैल में वापस से चर्चा में आ चुका है। तो एरोविकुलम नेशनल पार्क ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो फर्न्स हैं ना वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, और बहुत सारी फर्न से क्या हुआ है, बहुत सारा जो फर्नेरियम है वो बनाया गया है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर जो फूल वगैरह हैं, जो फ्लावर वगैरह है वो नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फर्न का कलेक्शन, इसी प्रकार के प्लांट्स का कलेक्शन मिला है जिसमें हम लोग फ्लावर वगैरह नहीं निकलता हुआ देखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। तो एक फर्नेरियम यहाँ पर बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है इसी एरोविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में। कुछ ऐसे प्लांट्स उस नेशनल पार्क के अंदर में जहाँ पर कह सकते हो उन प्लांट्स के अंदर में कोई फूल नहीं निकलता है। तो इसी वजह से एरोविकुलम नेशनल पार्क चर्चा में है। ये कहाँ पर स्थित है, तो वेस्टर्न घाट्स में आपको ये पूरा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ये जो पार्क है इसको नीला कुरुंजी के लिए भी जानते हैं। नीला कुरुंजी मतलब आपने नीले कलर के फ्लावर्स भी देखे होंगे जो कि 12 साल में एक बार खिलते हैं, और पिछले साल ये 12 साल में एक बार खिल कर आए भी थे। तो नीला कुरुंजी फ्लावर्स भी चर्चा में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि एरोविकुलम नेशनल पार्क में नीला कुरुंजी फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और छोटे छोटे पॉइंट्स है कि यहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़रूर पढ़ लेना। नीलगिरी तार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस खाली ये ज़रूर पढ़ लेना। नीलगिरी तार, नीलगिरी ताहर एरोविकुलम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये कौन सा जानवर है, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, गोट की तरह ये लगता है, ये है नीलगिरी ताहर। इसके ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4-5 बार ये पिछले कुछ समय पर कवर हो चुका है। नीलगिरी ताहर हो गया, गौर हो गया, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, फिर टाइगर, लेपर्ड, इस प्रकार के जानवर जो है आपको इस एरोविकुलम नेशनल पार्क में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि ये पार्क है कहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट्स में जो कनन देवन हिल्स है ना, इन्हीं हिल्स पर ये पूरा पार्क स्थित है। लेकिन ये हिल्स है कहाँ पर, कौन से राज्य में है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में कई सारे स्टेट्स आते हैं, तो ध्यान रखना है केरला। केरला के अंदर में आपको यहाँ पर ये वाला नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। अगले आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अभी यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में कवर किया गया था, और शायद मैंने द हिंदू के वीडियो में आपसे बोला भी था कि इसको अच्छे से एक बार मैप में देख लेना। अब नहीं देखा है तो आज आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, खासकर जो अरावली हिल रेंज, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो आप इस प्रकार से देख पाओगे। ये हुआ दिल्ली के बाद इधर हरियाणा, इधर राजस्थान और इधर गुजरात। ये जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, ये वो पोर्शन है जहाँ पर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से फैली हुई हैं। और ये बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स हैं। कौन से फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि जब प्लेट आपस में टकराती हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, जब आपस में टकराती हैं ना, तो इस प्रकार से वो ज़मीन पर ऐसे सिलवट्टे बना देती हैं। तो सिलवट्टे बना देती हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये अरावली रेंज में ही कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पेशली दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है ना, वहीं पर एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, यहीं आसपास जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको स्थित देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से, यानी कि जो कॉरिडोर है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व से रन करता है, राजस्थान से दिल्ली तक यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर जाता है। तो इस कॉरिडोर का हिस्सा भी आपको ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसे गोल्डन जैकल, उसके बाद में मॉनिटर लेजर्ड ज़रूर ध्यान रखना। मॉनिटर लेजर्ड पिछले साल अप्रैल के समय पर ही चर्चा में था, लगभग 15-16 अप्रैल के आसपास चर्चा में था। ठीक है, उसके बाद में जंगल कैट, स्नेक, सिवेट, इस प्रकार के जो जानवर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अरावली हिल्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। देखो, ये जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स न्यूज़ में होता है ना, इनका बस आपको लोकेशन ध्यान में रखना होता है, क्योंकि लोकेशन ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद रहेंगी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कभी कभी स्किप कर देते हैं। तो और एग्जाम में इस प्रकार से हर साल एक नए क्वेश्चन हम लोग को मिलता रहता है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि छोटी चीज़ भी आपकी कवर हो, और बार बार जब रिवीजन करते रहोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। तो अरावली रेंज की बात हो गई, ये एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको गुरु शिखर देखने को मिलेगी। गुरु शिखर नाम की एक चोटी है जो कि 1722 मीटर्स की ऊंचाई पर आपको यहाँ पे नजर आती है।
3 मेजर नदियां हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? मानस, साहिबी और साथ ही साथ में लूनी। ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि इस पहाड़ी से निकलने के बाद में गुजरात से गुजर कर जो नीचे यहाँ पर रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है यहाँ पर बह जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अगले आर्टिकल में एक बॉडी के बारे में चर्चा की जा रही है। इस बॉडी का नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट। तो ये क्या है? देखो हुआ क्या है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने हाल ही में इस कैट नाम की जो बॉडी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से बोला है कि आप बहुत सारे केसेस जो ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, 10 साल से पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसेस को फटाफट यहाँ पर निपटाओ। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो बॉडी है वो चर्चा में कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है और इसका मेन काम क्या है। तो पहली बात ध्यान रखना, संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 323A के अंदर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया है। तो इसको बनाया ही यानी इसको एस्टेब्लिश ही यहाँ पे हम लोगों ने संविधान के इस आर्टिकल 323A के तहत किया है। इसका मेन काम क्या है कि कई बार काफ़ी विवाद हो जाते हैं या कंप्लेंट्स होती हैं किस चीज़ को लेकर। मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है, पर्सन की सर्विस को लेकर यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स हैं, या फिर मान लो कोई पद है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर में आ रहा है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ रहा है ना, या फिर यहाँ पे कोई पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट हो गया पब्लिक सर्विसेज को लेकर, है ना, पब्लिक सर्विसेज में उसका अपॉइंटमेंट होना है। तो इस प्रकार की कोई अगर इश्यूज़ हैं, कोई डिस्प्यूट है, यहाँ पर कोई विवाद है, यानी रिक्रूटमेंट में कोई विवाद है ना, यहाँ पे लोगों को जो अपॉइंट किया जा रहा है सरकारी नौकरी के तहत सरकार के अंडर में, उसमें कोई इशू है, या फिर यहाँ पे उनकी सर्विसेज को लेकर कोई इशू है, तो उस प्रकार के जो मैटर है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो देखने का काम करता है। उसके बाद में ध्यान रखना, इस सेंट्रल ट्राइब्यूनल के अंदर में 17 बेंचेस हैं और 21 सर्किट बेंचेस देखने को मिल जाती हैं पूरे भारत भर में। तो जो भी यहाँ पर इसकी बेंच है ना, हर एक बेंच के अंदर में एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पर व्यक्ति होंगे जैसे कि जो चेयरमैन हो गया या इस कैट के मेंबर्स हो गए, ये सब लोगों को कौन सी फैसिलिटी मिलती है? जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के पास में फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसा हाई कोर्ट का जज होता है उसी तरीके की जो पावर्स है वो यहाँ पर इन सभी को मिल जाती हैं। सैलरीज, अलाउंस, कंडीशंस जो गई वो वैसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सॉरी, इस बॉडी के जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, उनकी जो सर्विस की जो कंडीशंस है ना, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे यहाँ पर एक हाई कोर्ट के जज की होती है। बाकी इन व्यक्तियों की जो सैलरी, अलाउंस या इनके सर्विस की जो भी कंडीशंस हैं, है ना, उन सबको यहाँ पर कौन तैयार करता है? वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। अब इस कैट बॉडी के पास में क्या क्या पावर्स देखने को मिल जाती हैं? तो इनके पास में कई सारी पावर्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई इशू है, कोई सर्विस मैटर है ना, वो यहाँ पर इनके देखने को मिल जाता है। या फिर इनको पावर्स मिल जाती हैं कि ये खुद से यहाँ पर कुछ खुद के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं या प्रैक्टिस हैं उसको यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, उसको फ्रेम कर सकते हैं। साथ ही साथ में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसा ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास में उसी प्रकार का ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर इन ट्राइब्यूनल के पास में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, नाम से पता चला। जैसे ट्राइब्यूनल जैसे हमारे कोर्ट होते हैं ना, उसी प्रकार का ये ट्राइब्यूनल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी कैसे कैसे लोग हैं, कौन मेंबर है, कौन चेयरपर्सन है, पावर्स हाई कोर्ट जैसी हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले आर्टिकल में पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो पोसाइडन टॉर्पीडो अभी चर्चा में है, क्योंकि रशिया अभी प्लान कर रहा है कि एक स्पेशल पर्पज़ जो सबमरीन है ना, वो तैयार की जाए, जिससे यहाँ पर जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो बेसिकली यहाँ पर सबमरीन के थ्रू छोड़ने वाला, समुद्र के अंदर में छोड़ने वाला जो मिसाइल है उसकी बात कर रहे हैं। तो ताकि जो एक सबमरीन को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, वो जो सबमरीन है वो क्या करेगा? पोसाइडन टॉर्पीडो को कैरी करेगा। ठीक है, और इसको तैयार किया जाएगा 2024 के अंत तक, इस वजह से चर्चा में है। तो आपको पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में पता होना चाहिए। पोसाइडन टॉर्पीडो क्या है? ये बेसिकली एक रशियन न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो आर्म्ड विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड आपको मिसाइल देखने को मिल जाएगी, जो कि दुश्मन को समुद्र के अंदर हिट कर सकता है ना। सबमरीन के माध्यम से हम इस टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकते हैं, और 65 फीट लॉन्ग टॉर्पीडो होगा, 6.5 फीट चौड़ा होगा, और कह सकते हो अभी तक का यहाँ पर एक सबसे बड़ा टॉर्पीडो ये देखने को मिलेगा। इसकी स्पीड 70 नॉट्स के आसपास देखने को मिल जाएगी, यानी कि 80 माइल प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर इसकी स्पीड नज़र आएगी। प्लस यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पावर का यूज़ होगा ना, ये कहीं ना कहीं इस पूरी मिसाइल को एक अनलिमिटेड रेंज देने वाला है। और इवन यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो लगभग 1000 मीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। ये अनरीचेबल होगा अपनी रेंज की वजह से, लगभग 1000 मीटर्स के आसपास की यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर बात की जा रही है एक्सरसाइज स्कोप इंडिया के बारे में। अब ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी चर्चा में है, और कैसे चर्चा में है देखो यहाँ पर पहले हम इसको समझते हैं। हुआ क्या है, इंडियन एयरफोर्स जल्दी यहाँ पर इंडिया के साथ में मिलकर ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करेगी,
और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में इस एक्सरसाइज को किया जाता है ना, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में भी है। तो एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? वेस्ट बंगाल के अंदर में जो कलाईकुंड एयरबेस है वहाँ पर आपको ये अभ्यास देखने को मिलेगा। तो एक्सरसाइज स्कोप के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज स्कोप बेसिकली एक बायलैटरल जॉइंट अभ्यास है, जॉइंट अभ्यास जो कि इंडियन एयरफोर्स और यूएस की एयरफोर्स के बीच में किया जाता है। तो भारत की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स ये दोनों मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं और इस स्कोप इंडिया की शुरुआत 2004 में ही की गई थी। अभी यहाँ पर फिर से एक नया एडिशन इसका प्ले किया जा रहा है और ध्यान रखना इसका जो आखिरी एडिशन था वो 2019 में किया गया था और अभी यहाँ पर 2023 में ये जो एडिशन है ये वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में कह सकते हो उस प्रकार का जो ये अभ्यास है ये कर रहे हैं। इस अभ्यास में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोनों देशों की जो एयरफोर्स हैं वो साथ में मिलकर अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, एक दूसरे को नई नई चीज़ें यहाँ पर सिखाने के ऊपर में फोकस करेंगी, है ना। और कुछ यहाँ पे जो फाइटिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन पार्ट यही होता है, जब भी कोई एक्सरसाइज न्यूज़ में आती है ना तो आपको पता होना चाहिए उसका फ़ायदा क्या होगा। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि जिन भी दो देशों के बीच में वो एक्सरसाइज चल रही है उन देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उनके वो काफ़ी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बस खाली ये एक छोटा सा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे छोटे छोटे आर्टिकल्स और जल्दबाजी में यहाँ पर जो है ना आज का जो वीडियो है उसमें कहीं पर भी मुझे लग रहा है कि शायद साउंड कम होगा, कहीं पर साउंड ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़े दिनों पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम यार देखो यही है कि वीडियो कैसे अपलोड होगा। चलो अभी वैसे रिकॉर्ड कर लिया मैंने, कोशिश करेंगे यहाँ पर इसको अपलोड करने की। और बस खाली यार यही ना सोच सोच के सर में दर्द होने लगा कि यार कैसे अपलोड होगा, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, बस इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। चलो फिर कोई बात नहीं, अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आपको आज के जो प्रीलिम्स के रैपिड फायर क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड करवाए रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में, यानी कैट के बारे में। तो कैट को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बॉडी है इसको बनाया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 323A के तहत। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है इसके पास में पावर्स देखने को मिल जाती हैं ताकि जो सर्विस मैटर्स वाले जो इश्यूज़ है ना उसको यहाँ पर देखा जा सके। और जो सर्विस मैटर्स के इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के तहत कवर करे गए हैं उसको देखने की पावर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास में देखने को मिल जाती है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है अमोघ 3 मिसाइल के बारे में। तो अमोघ 3 मिसाइल को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस मिसाइल को बनाया गया है एक प्रोग्राम के अंदर में, उस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अमोघ 3 मिसाइल की जो रेंज है वो 200 से लेकर 2500 मीटर के आसपास देखने को मिल जाती है, 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस के साथ में। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे बात की है असोल भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये जो असोल भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। तो ये कौन से माउंटेन रेंजेस पर स्थित है, यानी कौन से माउंटेन रेंजेस में फैली हुई है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको बताना है। ऑप्शन ए विंध्या रेंज, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी अरावलीज या फिर ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है ये इसको आगे हटा दो, यहाँ से आप देखो, यहाँ पे बात की है पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में। तो पोसाइडन टॉर्पीडो एक न्यूक्लियर पावर ऑटोनोमस टॉर्पीडो है जो कि यहाँ पर कौन से देश ने बनाया है आपको बताना है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात यही है एक्साइज स्कोप इंडिया के बारे में। तो एक्साइज स्कोप इंडिया एक बायलेटरल एयर एक्साइज यानी दो देशों के बीच में होने वाला एक, कह सकते हो कि दोनों की एयरफोर्स में होने वाला एक अभ्यास है। तो एक तरफ तो इंडिया हो जाता है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ में यहाँ पर इस एक्साइज स्कोप को किया जाता है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी ओमान। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन बात की गई है इरेविकुलम नेशनल पार्क जो है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से राज्य में स्थित है ये आपको समझाना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगेन एक सरल सा क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे बन भी सकता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कीबो शिरा ये दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स हैं।
यानी कि ज्वालामुखी की दो चोटियां हैं जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली हैं, ये कौन से पहाड़ पर स्थित है, कौन से पर्वत पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट मेरापी, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रस, या इनमें से कोई नहीं। नीचे यहाँ पे सही उत्तर आपको देना है। अगला क्वेश्चन बात करता है कैल्टोरिस ब्रोमोस सैडेसिव। तो कैल्टोरिस ब्रोमोस सैडेसिव जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, तो ये क्या है बताना है। ऑप्शन ए क्या ये एक बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी क्या ये एक ब्रोमोस स्विफ्ट बटरफ्लाई है, ऑप्शन सी क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, या ऑप्शन डी ये कुछ नहीं है इनमें से। तो इसका उत्तर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर इतने से क्वेश्चन थे, सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स थे जिसको यहाँ पे कवर करना भी थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है। नाउ फटाफट यहाँ पे इसके आंसर्स को कवर करते हैं और इसके सभी आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग रीमैच करना और जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन से हम लोग आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कैल्टोरिस ब्रोमोस सैडेसिव, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। तो ये बेसिकली एक प्रकार की स्विफ्ट बटरफ्लाई है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कीबो और शिरा, ये दो ज्वालामुखी की दो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, ये कौन से पर्वत पर स्थित है। तो उसका सही उत्तर है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, आपको तांजानिया में देखने को मिल जाएगा, तांजानिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। फिर उसके बाद में इरेविकुलम नेशनल पार्क जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर स्थित है, आपको केरला में देखने को मिलेगा। और इरेविकुलम नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, नीलगिरी ताहर वाले जो जानवर है उसके लिए। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्साइज स्कोप इंडिया जो है, ये जो अभ्यास है ये एक बायलेटरल एयर अभ्यास है जो कि इंडिया और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में होता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्साइज स्कोप वाला जो अभ्यास है वो किया जाता है, अब की बार वेस्ट बंगाल में ये होने वाला है, ठीक है। अगला जो इसका लास्ट एडिशन था वो 2019 में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में। पोसाइडन टॉर्पीडो एक न्यूक्लियर पावर ऑटोनोमस टॉर्पीडो है, तो ये कौन से देश जो है वो डेवलप कर रहा है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रशिया। रशिया यहाँ पर उसको तैयार कर रहा है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था असोला भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये कौन से माउंटेन रेंजेस में फैली हुई है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरावली। अरावली में यहाँ पर ये सेंचुरी स्थित है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था अमोघ 3 मिसाइल के बारे में। तो अमोघ 3 मिसाइल को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि बिल्कुल ये जो मिसाइल है इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में बनाया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि देखो इसकी रेंज 200 से लेकर 2500 मीटर तक की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कैट के बारे में, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही देखने को मिल जाएंगे। इसको संविधान के अंदर में आर्टिकल 323A के तहत बनाया गया है। फिर अगला पॉइंट भी सही देखने को मिल जाएगा, इसके पास में पावर्स हैं जो खासकर सर्विस मैटर वाली चीज़ों को लेकर देखने का काम करता है और ये सारे मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के तहत कवर करे गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। जो भी आपका स्कोर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।